प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे और इस भारतीय इतिहास के अंतर्गत आने वाले मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे और मध्यकालीन भारत से जुड़े जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिकों का हम लोग क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे और इस टॉपिक से बनने वाले लुसेंट समान ज्ञान के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का हम लोग हल करेंगे। और आज का जो हम वीडियो है वो हमने उत्तर भारत और राजपूत काल के ऊपर बनाई है और इनसे जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं सही प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग प्रथम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा प्रथम प्रश्न। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में, दक्षिण भारत के संदर्भ में नहीं पूछा जा रहा है, उत्तर भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है। 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। ए संक्रमण काल, बी राजपूत काल, सी भारत पर तुर्क आक्रमण का काल, डी उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है राजपूत काल। किसका माना जाता है? राजपूत काल। तो चलिए हम लोग अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है। ए दाहिरिया, बी दाहिर, सी चच, डी रायसरसी। आपको बताना है कि 712 ईस्वी में जब अरब का आक्रमण हुआ था सिंध पर तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी राजा दाहिर। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः वंचित रखा? किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः वंचित रखा? यहाँ कार लिखा हुआ है, कार नहीं होगा, क्या होगा? कर। क्या होगा? कर, जिसे टैक्स कहते हैं। तो इस जजिया कर से किस वर्ग को पूर्णतः वंचित रखा? ऑप्शन आपके सामने है। ए मुसलमानों को, बी बौद्धों को, सी ब्राह्मणों को, डी निम्न जाति के लोगों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जजिया कर किन वर्गों को नहीं दिया जाता, नहीं किन वर्गों से नहीं लिया जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मणों को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्नि कुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य जिसे सोलंकी भी कहते हैं, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? तो किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर 4 राजपूतों का जन्म हुआ? ऑप्शन आपके सामने में है, बताइए। ए मनुस्मृति, बी रामायण, सी पृथ्वीराज रासो, डी राजतरंगिणी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के आधार पर अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों का जन्म हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न। ढिल्लिका, जिसे दिल्ली भी बोला जाता है, ढिल्लिका नगर की स्थापना की थी? ढिल्लिका नगर की स्थापना की थी?
ए चौहानों ने, बी तोमरों ने, सी परमारों ने, डी प्रतिहारों ने। दिल्ली का नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तोमरों ने। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण किया था? उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ऑप्शन आपके सामने में है। ए राणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी राणा रतन सिंह, डी राणा हमीर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? ए अफगान, बी मंगोल, सी अरब, डी तुर्क। भारत पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अरब। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला अरब था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा? ऑप्शन आपके सामने है। ए भवभूति, बी जयदेव, सी चंद्रबरदाई, डी बाणभट्ट। पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा? इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रबरदाई। इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रबरदाई। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते रहे। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। सूची ए को सूची 2 से मिलाने कह रहा है। इसमें मैं आपको सिर्फ सही उत्तर बता दूंगा, आप लोग सूची की मिलान कर लेंगे। आप लोग सूची मिला लेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? ए राजा रानी मंदिर, बी कंदरिया मंदिर, बी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, डी मुक्तेश्वर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वो है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने में है। ए सरवन बेलगोला, बी पारसनाथ पर्वत, सी इंदौर, डी आबू पर्वत। आपको बताना है कि दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा आबू पर्वत पर। क्या हो जाएगा? आबू पर्वत पर दिलवारा जैन मंदिर है जो राजस्थान में अरावली पर्वत में माउंट आबू पर स्थित है। ये अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ए होलकर ने, बी सिंधिया ने, डी बुंदेला राजपूत ने, सी बुंदेला राजपूत ने, डी चंदेल राजपूत ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेल राजपूत ने।
किसने निर्माण किया था? रणचंदेल राजपूत ने। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था कि विजय स्तंभ को किसने बनवाया था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने में है। ए दिल्ली में, बी झांसी में, सी चित्तौड़गढ़ में, डी सीकरी में। तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। और विजय स्तंभ को किसने बनवाया था? तो मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने बनवाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। ऑप्शन आपके सामने में है। ए ययाति केसरी ने, बी लाल तेंदु केसरी ने, सी नरसिम्ह देव ने, डी प्रताप रुद्र देव ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 15वां प्रश्न। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में जब महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? ए भीमदेव प्रथम, बी भीमदेव द्वितीय, सी मूलराज प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि जब 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय गुजरात का शासक था भीमदेव प्रथम। इसका सही जवाब है भीमदेव प्रथम। आइए हम लोग 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? ऑप्शन आपके सामने में है। ए न्यायचंद्र ने, बी अमोघ वर्ष ने, सी विज्ञानेश्वर ने, डी कम्मन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर ने। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक पगोडा है। ब्लैक पगोडा है। क्या है ब्लैक पगोडा? मिस्र में है, श्रीलंका में है, कोणार्क में है या मदुरै में है? ब्लैक पगोडा कहाँ है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोणार्क में। चलिए अब हम लोग 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 18वां प्रश्न। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची मिलाने वाला का हम लोग सही जवाब आपको बता देंगे। आप बैठ के सूची को मिला लीजिएगा, नहीं तो अगर सूची को मिलाते रहे तो वीडियो हमारा लंबा बनेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से आप लोग मिला लीजिएगा और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम लोग अब 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। ए कर्नल टॉन्ट, बी जदुनाथ सरकार, सी कनिंघम, डी विलियम जोन्स। तो सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है कर्नल टॉन्ट को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम लोग 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मैं इसमें आपको सिर्फ
सही जवाब बता दूंगा, आप बैठ के मिला लीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये हम लोग 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न जो भी है वो भी है, ये भी सूची को एक को सूची दो से मिलाने वाला है। 21, 22 और जो प्रश्न है वो सूची एक को सूची दो से मिलने वाला है। आपको मैं बता देता हूँ इसका सही जवाब, अब सूची को मिला लीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 22वां प्रश्न, ये भी सूची एक को सूची दो से मिलाने वाला है। आप इसमें मिला लीजिएगा। मैं आपको जवाब बता देना चाहता हूँ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन बी। चलिए अब हम लोग 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ए चंदेल, ननुफ चंदेल, कलचूड़ी कोक्कल, गढ़वाल चंद्रदेव, राष्ट्रकूट विजयालय। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको मिलाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट और विजयालय सुमेलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट जो विजयालय से संबंधित नहीं है, राष्ट्रकूट से संबंधित है दंती दुर्ग। चलिए अब हम लोग 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरिकेली नाटक का रचयिता है। हरिकेली नाटक का रचयिता है। ऑप्शन आपके सामने है। ए चौहान शासक, बी परमार शासक, सी प्रतिहार शासक भोज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिकेली नाटक का रचयिता है चौहान शासक विग्रह राज। चौहान शासक विग्रह राज। तो चलिए अब हम लोग 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिदों की दीवार पर अंकित है? किस नाटक का कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिदों की दीवार पर अंकित है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन के मिलाइए कि किस नाटक का कुछ अंश 2.5 दिन की झोपड़ी मस्जिद के दीवारों पर अंकित है? ए हरिकेली, बी नागानंद, सी मालती माधव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिकेली। इसका सही जवाब हो जाएगा हरिकेली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यह रहा हमारा 26वां प्रश्न। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा गया है। उसके पति का नाम है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी से जोड़ा गया है, पर उसके पति का नाम क्या है? आपको उसके पति का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने में है। ए महाराणा प्रताप, बी रंजीत सिंह, सी राजा मान सिंह, डी राणा रतन सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। रानी पद्मिनी के पति का नाम था राणा रतन सिंह। चलिए अब हम लोग 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। ऑप्शन आपके सामने में है। ए देवपाल, बी धर्मपाल, सी नेपाल, डी नरेंद्रपाल। तो इसमें सही जवाब आपको, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन
बी धर्मपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धर्मपाल। और विक्रमशिला शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? भागलपुर जिले में। आइए हम लोग अब 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति जाना जाता है? किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है? ऑप्शन आपके सामने है। ए बृहदेश्वर मंदिर, बी लिंगराज मंदिर, सी कंदरिया महादेव मंदिर, डी लेपाक्षी मंदिर। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। भारी भरकम नंदी की मूर्ति किस मंदिर परिसर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कंदरिया महादेव मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। चलिए हम लोग अब 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 29वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन आपके सामने में है। ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी विजय सेन, डी लक्ष्मण सेन। आपको सही जवाब बताना है। तो नए संवत चलाने का यश प्राप्त किसे है? लक्ष्मण सेन को। ऑप्शन डी। ये बंगाल के सेन वंश के सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे। चलिए अब हम लोग 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 30वां प्रश्न। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ऑप्शन आपके सामने में है। इसका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मण सेन। क्या हो जाएगा? लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित करने वाला प्रश्न है। ये रहा हमारा 31वां प्रश्न। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ऑप्शन आपके सामने है। ए कुमारगुप्त ने, बी हर्ष ने, सी धर्मपाल ने, डी विजय सेन ने। तो किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धर्मपाल ने। धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। सोमपुर महाविहार एक प्राचीन बौद्ध विहार है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 32वां प्रश्न। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? भुवनेश्वर तथा पुरी की मंदिर किस शैली से निर्मित है? ऑप्शन आपके सामने में है। ए नागर, बी द्रविड़, सी बेसर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर किस शैली से निर्मित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नागर शैली से। चलिए अब हम लोग 33वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 33वां प्रश्न। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वो थे। यहाँ आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है कौन कौन थे। मैं इसका सही ऑप्शन आपको बताता हूँ, बैठ के मान लीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 3 एवं 4। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे
वो थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। चलिए हम लोग अब 34वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 34वां प्रश्न। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि भारत में सर्वप्रथम आक्रमण अरबवासी किए थे। तो इसका सही जवाब आपके सामने है। आप बताइए कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी। तो भारत पर सर्वप्रथम कौन आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। चलिए अगले प्रश्न 35वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 35वां प्रश्न। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए बंगाल, बी उड़ीसा, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। यह एक हिंदू मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। चलिए अब हम लोग 36वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 36वां प्रश्न। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता थे। कौन थे? इसका सही जवाब आपको बताना है। ए नरसिंहदेव प्रथम, बी कपिलेंद्र, सी पुरुषोत्तम, डी चोडगंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यदेव मंदिर के निर्माता थे नरसिंहदेव प्रथम। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। ये रहा हमारा 37वां प्रश्न। अजयपाल संस्थापक थे। ए अलवर के, बी भरतपुर के, सी अजमेर के, डी चित्तौड़गढ़ के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजयपाल संस्थापक थे ऑप्शन सी, अजमेर के। ऑप्शन सी, अजमेर के। अजमेर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? ए भोज परमार, बी सिंधुराज, सी मिहिर भोज और डी भुंज। आपको बताना है सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भोज परमार। चलिए अब हम लोग 39वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 39वां प्रश्न। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। इसका सही जवाब होगा भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 यानी उपरोक्त में सभी पुस्तकें। भोज परमार परमार वंश के नौवें राजा थे। चलिए हम लोग अब 40वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समरांगन सूत्रधार का विषय है। ऑप्शन आपके सामने है। स्थापत्य शास्त्र, खगोल विज्ञान, योग शास्त्र और काव्य शास्त्र। आपको बताना है कि समरांगन सूत्रधार का विषय है। इसका सही जवाब हो जाएगा स्थापत्य सूत्र। ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 41वां प्रश्न। उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। यह उक्ति किस शासक से संबंध रखता है? ऑप्शन आपके सामने है। भोज परमार, मिहिर भोज, सिंधुराज या भुंज।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भोज परमार। चलिए अब हम लोग 42वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? ऑप्शन आपके सामने है। ए, जयसिंह सिद्धराज, बी, कुमारपाल, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल के राज दरबार में आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 43वां प्रश्न। वह भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। ऑप्शन आपके सामने में है। ए, भीम प्रथम, बी, भीम द्वितीय, सी, कुमारपाल, डी, जयसिंह सिंहराज। इसका उत्तर हो जाएगा भीम द्वितीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीम द्वितीय। भीम द्वितीय से मोहम्मद गौरी का सामना हुआ था और उसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 44वां प्रश्न। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? ऑप्शन आपके सामने में है। ए, नन्नुक चंदेल, बी, यशोवर्मा, सी, धनदेव, डी, गंडदेव। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही उत्तर है कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था ऑप्शन सी, धंगदेव ने। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न अर्थात 45वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 45वां प्रश्न। निम्नलिखित में से वह कौन सा संबंध है जो कलचुड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुड़ी संबंध भी कहलाता है? निम्नलिखित में से वह कौन संबंध है जो कलचुड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुड़ी संबंध भी कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने में है। विक्रम संबंध, शक संबंध, त्रैकूट संबंध या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा त्रैकूट संबंध। इसका सही जवाब हो जाएगा त्रैकूट संबंध। चलिए हम लोग अब 46वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कत्यक लक्ष्माधर ने कल्पद्रुम या कृतकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन आपके सामने में है। ए, चंद्रदेव ने, बी, गोविंद चंद्र ने, सी, जयचंद्र ने, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोविंद चंद्र। क्या हो जाएगा? गोविंद चंद्र। चलिए अब हम लोग 47वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब आपको ढूंढना है। ऑप्शन आपके सामने में है। ए, पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी, बी, भीम द्वितीय एवं मोहम्मद गौरी, सी, जयचंद एवं मोहम्मद गौरी, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है चंदावर का युद्ध 1194 में जो हुआ था वो जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद की हार हुई और मृत्यु भी हो गई। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न, नैषेध चरित व खंडन खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? नैषेध चरित व खंडन खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? ऑप्शन आपके सामने में है। ए पृथ्वीराज तृतीय, बी कुमारपाल, सी चंद्रदेव, डी जयचंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैषेध चरित व खंडन खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जयचंद्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 49वां प्रश्न, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। ए भुवनेश्वर में, बी बीजापुर में, सी कोलकाता में, डी सरवन बेलगोला में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर में। कहाँ अवस्थित है? भुवनेश्वर में। चलिए अब हम लोग 50वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह मिलान करने वाला है, मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूँ, आप बैठ के मिलान कर लीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? किस पर स्वामित्व हासिल करने के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? बहुत ही इजी उत्तर है, आपको बताना है और ऑप्शन आपके सामने में है। ए पाटलिपुत्र, बी कन्नौज, सी दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्नौज। कन्नौज के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। चलिए अब हम लोग 52वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 52वां प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने में है। ए वत्सराज, बी धर्मपाल, सी ध्रुव या डी नागभट्ट द्वितीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी वत्सराज ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 53वां प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने में है। ए 8वीं सदी में, बी 7वीं सदी में, सी 6ठी सदी में या डी 9वीं सदी में। त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ था किस सदी में? हो जाएगा ऑप्शन ए 8वीं सदी में। त्रिपक्षीय संघर्ष किस सदी में आरंभ हुआ था? 8वीं सदी में। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? ऑप्शन आपके सामने है। पाल ने, प्रतिहार ने, राष्ट्रकूट ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रतिहारों ने। प्रतिहार ने त्रिपक्षीय संघ का आरंभ भी किया और इसका अंत भी किया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 55वां प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली, दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। ऑप्शन आपके सामने है।
ए राष्ट्रकूट, बी चोल, सी विजयनगर, डी बहमनी। तो इसमें आपको सही जवाब बताना है। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण के प्रथम शक्ति थे। कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रकूट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश का संस्थापक था ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 57वां प्रश्न। पाल वंश की राजधानी थी। पाल वंश की राजधानी थी। ऑप्शन आपके सामने है। ए मुद्दागिरी मुंगेर, बी कन्नौज, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए सही है, मुंगेर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 58वां प्रश्न। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। बहुत ही इजी प्रश्न है। आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दंती दुर्ग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। ऑप्शन आपके सामने में है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मालखंड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 60वां प्रश्न। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह रूप की धारण की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ